नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे दूसरों के सामने जाने से कतराते हैं। वहीं उन्हें दूसरों से मिलने जुलने में भी डर महसूस होता है। यह समस्या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की हो सकती है। इस समस्या को सोशल फोबिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मानसिक समस्या होती है जिसके कारण व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। क्या है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण, कारण और उपचार, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे आपका मैं रूबरू करवाऊंगा। और उसके पहले आपको बता दें कि ये जो बीमारी है अक्सर कई लोगों में पाई जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये उनको बीमारी है या उनकी ये आदत है। क्योंकि कई लोग होते हैं, आप और हम भी, कई ऐसी जगह होती है जहां हम जाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोगों से हम मिलना नहीं चाहते हैं। तो यही जब हमारे साथ स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम उनसे जानेंगे कि कौन सी आदत बीमारी में आती है और कौन सी आदत एक आदत की तरह होती है जो बीमारी नहीं है, जो लोगों की पसंद और नापसंद है। जब विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम जानेंगे और शुरू करेंगे हम इस पर बातचीत करने का सिलसिला। और इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा पे डॉक्टर उमा भट्टाचार्य, जो कि मनोचिकित्सक हैं, और डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, जो कि जनरल फिजिशियन हैं। आप दो मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं सबसे पहले डॉक्टर उमा भट्टाचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अक्सर लोग रहते हैं जो कि जिनको पसंद नहीं रहता किसी पार्टी में जाना, किसी लोगों से बात करना, तो कौन सी वो ऐसी आदत होगी जो पसंद और नापसंद के क्राइटेरिया में आती है, और कौन सी वो आदत है जो इससे बीमारी में आती है? देखिए, इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। हम्म। और मतलब नेचुरली, मतलब फितरती तौर पे इंसान जो है लोगों के बीच में रहना चाहता है। एक परिवार में या समाज में लोगों से एक रिश्ता उसका बने, ऐसी उसकी ख्वाहिश होती है। लेकिन इस सोशल बिहेवियर का एक रेंज होता है। कुछ लोग काफी ज्यादा आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट है ना, काफी सोशल होते हैं, और कुछ इतना नहीं होते हैं, वो सीमित लोगों के बीच में रहते हैं। जैसे बहुत क्लोज परिवार के ही सदस्य, भाई बहन, या बहुत क्लोज एक दो फ्रेंड्स के बीच में। तो ये एक नॉर्मल सोशल बिहेवियर है। कुछ एक्स्ट्रा आउटगोइंग होते हैं, कुछ थोड़े से सीमित होते हैं। लेकिन जब ये देखा जाए कि इंसान जो है लोगों के बीच में जाना अवॉइड करने लगता है, उसे ये लगता है कि शायद लोग मुझे जज करेंगे, मेरे ऊपर ओपिनियन बनाएंगे, या उन्हें जब घबराहट होती है लोगों के बीच में आना। और मैं आपको बताऊं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है। और अक्सर लोग इसे सोचते हैं कि ये अंतर्मुखी है, ये कम बोलता है, ये लोगों से नहीं मिक्सअप होता। तो ये एक उसकी नेचुरल जो है पर्सनालिटी है या उसकी हैबिट है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये एक नॉर्मल, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी हो, वहां जाना अवॉइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा होता है कि हमें हर कोई पसंद नहीं आता और हम भी हर किसी को नहीं पसंद आते हैं। तो उन जगहों पे तो अपन कई बार एक्सक्यूज दे देते हैं कि ये रीजन है नहीं आ पाएंगे, वो रीजन है नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रेंड, ये बिहेवियर, ये ट्रेट हम लगातार देखें, और अक्सर ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण छुटपन से ही दिखाई देते हैं। तो अगर जैसे घर में मेहमान आ रहे हैं तो वो बच्चा या बच्ची अवॉइड करेंगे उनके बीच में आना, अपने कमरे में ही बंद रहेंगे, या बड़ा घर नहीं है, कॉमन ही एक रूम है, तो वो उनसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो जो है उनके बीच में जाना अवॉइड करेंगे। तो अक्सर छुटपन में ही, बिफोर टीनेज या प्री टीन्स या अर्ली टीन्स में ही ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो माँ बाप भी क्योंकि इतने अवेयर नहीं होते हमारे देश में, तो उन्हें लगता है कि बच्चा शाई है, हाँ, उसे मतलब उसे शर्म आती है, या वो इतना ज्यादा फ्री नहीं हो पाती। तो स्कूल एज तक तो इस चीज की जानकारी के अभाव से फिर भी जो है लोग सरवाइव कर जाते हैं और उनका काम नहीं रुकता है। लेकिन जब बात आती है, जब आपको कॉलेज जाना होता है, आउट ऑफ टाउन जाना होता है, या आपके कैरियर के लिए आपको दूसरे शहर जाना होता है, आपको घर से बाहर निकलना होता है, लोगों के बीच में इंटरेक्शन करनी होती है,
तब दिक्कतें आती। मैं एक आपको किस्सा बताऊं, अभी कुछ जी। महीने पहले मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, वन सेट ऑफ पेरेंट्स, और उन्होंने कहा कि हमें अपने लड़के के लिए बात करनी है। और लड़का जो है वो आईआईटी का पास आउट है, आईआईटी टॉपर है, टॉपर रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से ये हो रहा है कि किसी भी, और उसको इतने हाई फाई पैकेजेस उसको ऑफर होती है, लेकिन कहीं पे भी वो हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा किसी भी कंपनी में नहीं टिका। तो उनको ये था शुरू में कि शायद वो और बेटर ऑप्शंस देख रहा है, बेटर ऑप्शंस देख रहा है, लेकिन अब जब कोविड के टाइम में वो घर पे ही आ गया और वो घर से भी नहीं निकलना चाह रहा था, तो उनको लगा कि ये कोविड का जो है असर है। लेकिन जब ये अभी कोविड भी खत्म लगभग मतलब हो गया है और वो ऑफर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो पेरेंट्स बड़े परेशान हुए, और तब उन्हें समझ में आया कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ही इज नाउ ऑलमोस्ट 30 और इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, ये दिन भर अकेला रहता है, कहीं आना जाना नहीं पसंद करता, घर पे अगर कोई रिलेटिव्स भी आते हैं तो बिल्कुल बोल देता है मुझे नहीं मिलना है, मुझे मत बुलाना। तो अल्टीमेटली ये रहा कि जब मैंने उनसे आगे पीछे की हिस्ट्री पूछी तो पता चला, क्योंकि छुटपन में वो बहुत पढ़ाई करता था, स्कूल ही जाता था और किसी चीज में वो नहीं इन्वॉल्व होता था, तो पेरेंट्स को लगता था कि हमारा बच्चा तो इतना सिंसियर है, इतना घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, हाँ, बाहर तो खेल नहीं रहा है, मस्ती नहीं कर रहा, बाहर पढ़ाई में ज्यादा तो ध्यान दे रहा अगर बचपन में आप देखोगे कि नॉर्मल बचपना नहीं है, जहाँ पे बच्चे घर से बाहर जाना चाहते, खेलना चाहते, बच्चों के साथ मिक्सअप होना चाहते, और अगर ये चीजें नहीं दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई इशू है और बच्चे से खुल के बात करनी चाहिए। और मैं ये बताऊं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हैज टू बी ट्रीटेड। ये एक ब्रेन की बायोलॉजिकल परेशानी है, जिसमें बिल्कुल रूमा जी, मैं आगे इस पर आपसे जानकारी लूंगा कि कैसे इस पर हमको काम करना चाहिए कि जिनको ये बीमारी से ग्रसित हैं, जो लोग इस मानसिक बीमारी से, कैसे वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर रश्मि वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, जो मानसिक बीमारी है इसका फिजिकली शरीर पर क्या असर पड़ता है, किस तरह से हमको ये नुकसान पहुंचा सकता है आगे चल के? जी, देखिए जैसे कि अभी जो साइकोलॉजिकल बीमारी है, वो विशेष अरे होता है, तो होता है कि जहाँ वो या विपरीत तो बड़ा या कुछ भी एक लोग की बात नेगेटिव थिंकिंग के साथ तो क्या क्या इफेक्ट पहले जी डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, आपकी आवाज थोड़ी सी समझ उसमें आ रही है, समस्या आ रही है सुनने में। हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज क्लियर आए और फिर हम चर्चा आपसे जारी करेंगे आपसे। रूमा भट्टाचार्य जी, कि जैसे कि आपने कहा ये जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बीमारी है ये क्योर हो सकती है, लेकिन जो जो आपने एक लक्षण की बात की आपने, जो आपने बताया कि बचपन में अगर किसी बच्चे का बचपना अगर नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। मैं क्या ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, क्या ये जेनेटिक भी है? अगर किसी माता पिता को अगर ये कभी बीमारी रही है तो क्या बच्चों में भी ये होती है? जी देखिए, बिहेवियरल पैटर्न्स, बिहेवियरल ट्रेट्स काफी हद तक जेनेटिक होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं ना फिजिकल बीमारियों की भी या हार्मोनल बीमारीज की, जैसे किसी को डायबिटीज है, पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो उनके बच्चों में डायबिटीज होने की चांसेस नॉन डायबिटिक पेरेंट्स के बच्चों से ज्यादा है। तो सेम तरीके की, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, लोग इसको मेंटल कहते हैं और सोचते हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं है। तो दिमाग तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और जब मस्तिष्क में कोई असंतुलन होती है तो वो असंतुलन के लक्षण इंसान के व्यवहार में दिखाई देता है। तो इट इज एज बायोलॉजिकल एज डायबिटीज, एज थायराइड या अन्य कोई भी बीमारी जैसे वो शारीरिक है। एक्चुअली इमोशनल प्रॉब्लम्स भी शारीरिक परेशानी है, क्योंकि वो मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले असंतुलन के कारण होती है, तो हेरिडिटरी होती है। और दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, ये फैमिली ट्रेट रहे, हो सकता है वन ऑफ द पेरेंट भी ऐसा है, लेकिन कई बार नर्चर के बाद भी, यानी उसे जब एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसे स्कोप मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, फिर भी वो अवॉइडेंट है, फिर भी वो जो है उन चीजों से कतरा रही है। तो इनिशियली अगर पेरेंट्स इस चीज को लेके पहुंचते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर माइल्ड सिम्टम्स है
तो वो शुरू में ही विथ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन विथ अदर काइंड्स ऑफ थेरेपीज उसको ओवरकम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये परेशानी के लक्षण दिखते हुए भी लोग सालों साल तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक कि वो उनके लाइफ के दूसरे जी। पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करने लगती, उनकी फंक्शनिंग को जब तक इफेक्ट नहीं करती है बहुत हद तक, तब तक कोई नहीं कंसल्ट करने आता। और जब मतलब एडल्टहुड में 25 साल के बाद 30 साल के बाद ऐसे लोग आते हैं तब वो कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट था बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने का, पर क्योंकि हमें हिचक रहती थी, हमें जो है शर्म होती थी, हमें खासकर उसमें ये लगता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में बच्चों को, मैं बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बीमारी की शुरुआत बचपन में ही दिखाई देती है, तो उन्हें हमेशा ये लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स मेरे पे हंसेंगे, मैं लोगों के एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरूंगी, खरी नहीं उतरूंगी। मतलब जो दूसरों का परसेप्शन है उसको वो लोग इतना महत्व देते हैं, जबकि मे बी कोई और आपको ध्यान नहीं दे रहा है या आपके ऊपर ओपिनियन नहीं भी बना रहा है, लेकिन वो एक उन बच्चों में ये इतने वो हाइपर अलर्ट रहते हैं, हाइपर विजिलेंट रहते हैं, वो कुछ ज्यादा सतर्क रहते हैं, और उन्हें लगा कि किसी ने मुस्कुरा दिया तो वो उसका मतलब है कि उस पर हंस दिया जी, ठीक है। और ये बच्चे अक्सर कहेंगे कि हम बुलिंग के शिकार हैं, जबकि आम ऐसा नहीं है कि बुलिंग नहीं होती है, लेकिन आम तौर पे बाकी बच्चे जो हैं उस चीज को कोप अप कर लेते हैं। अक्सर आप देखेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं, सोशल फोबिया वाले, वो उन चीजों का वो हाइपर रिएक्ट करते हैं, फिर वो अवॉइड करने लगते हैं स्कूल जाना, या वो ऐसी सिचुएशन में जाना अवॉइड करने लगते हैं जहाँ लोग उनको देखें। वो क्लास में चुपचाप अपने बेंच पे अपने स्थान पे बैठे रहे तब तक तो ठीक है, अगर उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बोला जाए, उनको प्रेजेंटेशन के लिए बोला जाए तो वो अवॉइड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो इनका रिएक्शन होता है थोड़ा ज्यादा हैवी होता है और ज्यादा टची होते हैं मेरे, अगर मैं उसके एक बहुत नॉर्मल शब्द में बोलूं, और ये वजह है कि फिर वो जहां उनको बुरा लगता है वहां जाना वो छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपने आप को एक आइसोलेट कर लेते हैं। डॉक्टर रश्मि वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि जी, जैसा उस वक्त मैं आपसे सवाल कर रहा था कि ये जो मानसिक बीमारी है इसका शरीर में किस तरह से प्रभाव पड़ता है, क्या कुछ आपने देखा है किस तरह से इसमें शरीर में प्रभाव पड़ता है, और कब कितने समय बाद इसमें क्या क्या कुछ बदलाव आते हैं? जी देखिए, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी देखिए, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि इतना कुछ बात हो चुकी है, एक सोशल फोबिया मतलब लोगों के बीच जाने में डरना, घबराना या झिझक होना, ये एक कॉमन चीज है। बट यदि ये लंबे समय तक रहता है और इसकी वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज, मतलब स्कूल जाना छोटे बच्चों में, बड़े लोगों में कॉलेज जाना, या ये जो वर्किंग क्लास है उनका ड्यूटीज के प्रति जो रेगुलरिटी होनी चाहिए वो ना रह पाना, या किसी वजह से बार बार जॉब चेंज, जैसा कि मैडम ने एक एग्जांपल अभी दिया था, यदि ऐसी चीज होती है तो सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ एक शाई नेचर है या इसके अलावा कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अब बहुत कुछ होता है, हम जानते हैं कि हाँ, हम जब किसी नई जगह पे जाते हैं हम डर जाते हैं, हमें घबराहट होती है, चेहरा लाल हो जाता है, ये सारी चीजें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी देखने के लिए मिलती हैं, है ना। हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एमिग्डाला, कभी कभी ये हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसमें जो ओवर एमिग्डाला जो है ओवर फंक्शन करने लगता है, ये एक कारण होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का। रही बात कि लोगों पे इसका क्या असर होता है या इनकी हेल्थ कैसे इफेक्टेड होती है, तो क्योंकि लोग हर चीज में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, किसी भी चीज को लेके नेगेटिव हो जाते हैं कि फलाना व्यक्ति, यदि हम जा रहे हैं हमारे ऊपर ही हंस रहा है, हमारा मजाक उड़ रहा है या हमारा तिरस्कार हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति विशेष खाने पीने में लापरवाही करने लगता है ना, अपने रोजमर्रा के जो कार्यक्रम है उनको ठीक से नहीं कर पाएगा। और ऐसे लोग क्योंकि बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, तो एडिक्शन के लिए बहुत ही आसानी से ये एडिक्शन के तरफ चले जाते हैं। स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है,
या बहुत और तरीके के जो नशे होते हैं। एक बहुत खास चीज देखी गई है कि घर परिवार में खास कर, क्योंकि टीनेज के बच्चे 10 से लेके 19 साल के लोगों में इस बीमारी का जो इंसिडेंस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो घर वाले समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उन्हें ऐसा लगता है उनका बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है या जबरदस्ती इंपॉर्टेंस पाने की कोशिश कर रहा है फैमिली में, तो वो उसे और क्रिटिसाइज करते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि बच्चा दिन ब दिन उसका परफॉर्मेंस जो है स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह कम होते जाता है। और बच्चे जो कम एज में स्मोकिंग या अल्कोहल के आदी बन जाते हैं या किसी और नशे के आदी बन जाते हैं, कईयों बार सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से ही सफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। रश्मि जी, इस बीमारी की वजह से क्या किसी तरह की दूसरी बीमारी भी ज्यादा जल्दी ग्रसित करती है, जैसे कि बीपी की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, या किसी तरह की एलर्जी बीमारी की बात करें, क्या जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर करने वाले लोग डेफिनेटली, क्योंकि हमेशा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा सोचते, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन के चांसेस आने वाले समय में ज्यादा हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, कई लोग तो स्ट्रेस में इतना ज्यादा रहते हैं कि कार्डियक डिजीजेस को तक निमंत्रण दे देते हैं, है ना। तो मेरा जो सुझाव है लोगों को, वो चीजों को बहुत ही आसानी से जाने दे, लेट गो वाला एक एटीट्यूड बहुत जरूरी है इस समय। खासकर क्रिटिसिज्म को आप एक ब्लेसिंग के तौर पे लें। यदि आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो आप उसे एक वरदान के रूप में लें, उसे ना कि आप उसे एक नेगेटिव फीलिंग के साथ अपने मन में बसा के रखें, है ना। और इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर के जो लोग हैं, डिप्रेशन या और मेंटल हेल्थ ट्रबल में भी चले जाते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज को थोड़ा सा ईज आउट करना जरूरी है। बिल्कुल। या फिर मुझे लगता है कि अगर कोई परेशानी है आपको, तो आप उसको चिंता की तरह ना ले, आप उसको टास्क की तरह ले, और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करें, बजाय इसके कि आप उस परेशानी से चिंतित हो और समस्या हो और आप एंजाइटी में आए। रूमा भट्टाचार्य जी, ये जो बीमारी है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, क्या इसमें किसी तरह की स्टेजेस भी हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज, किसी तरह की स्टेजेस भी रहती है इस बीमारी में? जी देखिए, क्या होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, कोई भी इंसान खुद को जानबूझ के अनसोशल नहीं फील करना चाहता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कह देना बहुत आसान है कि आप लेट गो करिए, अवॉइड, मतलब इन चीजों फीलिंग्स को अवॉइड करिए, पर ये होता नहीं। वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनमें घबराहट, एंजाइटी ये रहती है। तो ये इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये क्रॉनिक हो जाता है और आगे चल के ये आपकी लाइफ को इफेक्ट करने लगता है। आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे? जी, मैं कह रहा था इसमें कुछ स्टेजेस भी रहती हैं क्या, कि अगर जिनको ये बीमारी होती है पहले स्टेज में वो ऐसे रिएक्ट करेगा, सेकंड स्टेज में उसके साथ इस तरह की कुछ परेशानी होती है, क्या इसके बाद कोई और स्टेजेस भी रहती है इस तरह से? जी बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रही थी, क्योंकि ये अक्सर प्री टीन्स या अर्ली टीन्स में ही इसके लक्षण सामने आने लगते हैं। तो कोई भी बीमारी जैसे शुरुआत में तो माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं और उसको पेरेंट्स सोचते हैं कि ये शाई है या अंतर्मुखी है या इंट्रोवर्ट है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्कूल लेवल तक तो ये चीजें मैनेजेबल हो जाती है, क्योंकि बहुत एक सिस्टमैटिक लाइफ होती है, घर से निकलना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, घर में पढ़ाई करना। आपको बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन आप नहीं करना चाहो तो बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं होती है। जैसे ही आप कॉलेज लाइफ में पहुंचते हो, एकेडमिक आप लाइफ शुरू करते हैं या कैरियर लाइफ शुरू करते हैं, और क्योंकि ये बीमारी अनट्रीटेड, अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाती है, तो लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि वो जो घबराहट की लेवल्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और एक अवॉइडेंट बिहेवियर भी शुरू होता है, जो लोगों को अपनी कैपेसिटी से अंडर परफॉर्म करने पे मजबूर करता है। और जब सीवियर स्टेज आती है तो ये होता है कि मतलब एब्सेंटिज्म होने लगती है, ठीक है, ये लोग अपने काम पे नहीं पहुंचते हैं, या ये लोग रह रहे के मतलब कॉलेजेस अवॉइड करते हैं। अच्छा रूमा जी, इसमें कोई सी ऐसी स्टेज भी रहती है कि जहां पर जो व्यक्ति है आगे जाके थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है और किसी दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है, अगर सही समय में? नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये लोग तो बिल्कुल भी हाइपर एक्टिव या हाइपर एग्रेसिव नहीं होते हैं, ये मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये लोग बल्कि बहुत ही ज्यादा अवॉइडेंट और लो प्रोफाइल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको मेन चीज जो होती है वो लोगों का अटेंशन अवॉइड करना चाहते हैं। तो वो ऐसी कोई भी काम नहीं कर पाते हैं जिसमें लोगों का अटेंशन उन पे आए।
तो ये कभी भी एग्रेसिव नहीं होते हैं। ये अंदर से भले इरिटेबल रहे, वो अपना एग्रेशन कभी नहीं शो कर पाते हैं। ये बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये अनसोशल होते हैं। आप इनको पार्टीज में बुलाओगे, मीटिंग्स में बुलाओगे, प्रेजेंटेशन के लिए बुलाओगे, ये अवॉइड करेंगे। ये मतलब बहुत एसेंशियल सोशल फंक्शंस है, उसको भी वो अवॉइड करते, जैसे घर के ही अंदर की शादी हो, रिलेटिव्स की, कजिन्स की, वो भी ये अवॉइड करते हैं। ये कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। आगे चल के ये लोग निश्चित रूप से डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अकेलापन इन पे हावी होता है। जबकि ये मैं बात देता हूँ कि अकेला नहीं रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते, लेकिन वो उस चीज को फेस नहीं कर पाते, क्योंकि इनको हमेशा ये टेंशन सताती है कि लोग हमको देखेंगे, हम पे ओपिनियन बनाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और वो पहले से खुद अपने आप को लेकर कुछ एक ऐसी ओपिनियन बना लेते हैं, उनको लगता है कि लोग हमारे बारे में बुरा कहेंगे या बुरा सोचेंगे। रुमा जी, इसके क्या क्योर हो सकते हैं मानसिक रूप से? मैं ये सवाल आपसे जरूर करूंगा, लेकिन पहले मैं रश्मि जी से सवाल करना चाहूंगा। रश्मि जी, मेडिकल की तरफ से बात करें, मेडिकल टर्म की तरफ से बात करें, जो खासकर हम दवाइयों की तरफ से बात करें, किस तरह से इस बीमारी का इलाज संभव है? क्या किसी तरह की दवाइयां हैं जो ली जा सकती हैं, दी जाती हैं इस बीमारी को? जी, देखिए, सबसे पहले बीमारी का पता लगना बहुत जरूरी है। तो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज करते हैं, DSM-5। एक सेट ऑफ क्वेश्चनेयर होते हैं, क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और हम व्यक्ति विशेष से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बीमारी कितनी है, कितनी गंभीर है और क्या उसका ट्रीटमेंट होगा। तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है इस बीमारी का। सबसे पहली चीज है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें व्यक्ति विशेष से हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो खुद के नेगेटिव, नकारात्मक सोच को पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करें। इसके अलावा मेडिकेशंस में जब हम देखते हैं कि काउंसलिंग या बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी या साइकोलॉजिकल थेरेपी सफिशिएंट नहीं है इस व्यक्ति के लिए और आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ सकती है, या ये व्यक्ति एडिक्शन की तरफ जा रहा है या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली मेडिकेशंस की नीड पड़ती है। इसमें बहुत सारी मेडिकेशंस जैसे पैरोक्सिडीन हो गई या वेनलाफ्लेक्सिन हो गई, बहुत कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, बेंजोडाइजेपिन, डिपेंडिंग की जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स कितने गंभीर है या कितनी सीरियस बीमारी है, उस बेसिस पे हम ये मेडिकेशन देते हैं। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करना है, कैसे अपनी सोच को चेंज करना है, ये सारी चीजों पे हम काम करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जी बिल्कुल, तो इसका इलाज है, मेडिकल टर्म में भी इसका इलाज है। और मनोचिकित्सक हम जो तौर पर जो इलाज किया जाता है रुमा जी, वहां पर इसमें किस तरह से इलाज होता है? जैसे कि रश्मि जी ने कहा कि काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, और बाकी कुछ पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो किस तरह से आप उनका इलाज करते हैं? और क्या कुछ जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं जो कुछ खुद ही इस बीमारी से पीड़ित है या फिर उनके रिश्तेदार में कोई इस तरह से बीमारी से पीड़ित है, क्या कहना चाहेंगे आपको? किस तरह से इसका इलाज संभव है? बताना चाहती हूँ कि ये उन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या इमोशनल डिसऑर्डर्स में आता है जहाँ पे मरीज को पता होता है कि मुझे ये परेशानी है ना, लेकिन क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, इसके लक्षण अक्सर 80% ऑफ द टाइम्स प्री टीन्स या टीन्स में ही शुरुआत होती है। तो उस टाइम वो बच्चा या बच्ची कैपेबल नहीं होता है कि वो अपना जाके इलाज कराए, है ना। उसे पता होता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लोगों के बीच में जाने में अनईजी फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स अवेयर नहीं होते हैं तो ये निगलेक्टेड हो जाता है और सालों साल निकल जाते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट में तब आते हैं जब वो लोग बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग के परे गुजर चुके होते हैं, क्योंकि वो माइल्ड से मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में आ जाते हैं। अगर कोई बच्चे पेरेंट्स अवेयर होते हैं तो आते हैं, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तमाम तरह की थेरेपीज अप्लाई की जा सकती है जब वो माइल्ड स्टेज में आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स डोंट कम इन माइल्ड स्टेजेस, ठीक है। तो वो मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में आते हैं, तब फार्माकोथेरेपी देनी होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बायोलॉजिकल बीमारी है, ब्रेन में असंतुलन की वजह से होता है। ब्रेन में जो सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली हार्मोन्स होती है वो प्रॉपर नहीं रिलीज होती है, तो इसलिए फार्माकोथेरेपी यानी मेडिसिनल ट्रीटमेंट शुरू करना होता है।
और इसके लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी यूज होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोशल एंजाइटी के ड्रग्स यूज होते हैं, जिसमें जो एक तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, क्योंकि जब ये मॉडरेट टू सीवियर हो जाता है तो साथ में डिप्रेशन भी होने लगता है, क्योंकि वो इंसान अकेला महसूस करने लगता है, लोनलीनेस उसे सताती है, वो उदास रहने लगता है। तो एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी के जो SSRIs होती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहा जाता है। अब इतना तो दर्शक नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ड्रग बिल्कुल, लेकिन दर्शक आज इस प्रोग्राम से जरूर समझ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों की बीमारी ये होती है और किस वजह से होती है और कैसी आगे चल के बढ़ जाती है। वो जिस तरह से आप लोगों ने इसको डिटेल को लेकर आपने इस पर बात की, मुझे लगता है कि दर्शकों को इससे उनको बहुत फायदा होगा। और जो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं वो संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें कि कैसे इस बीमारी को जल्द से जल्द वो दूर करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और जो दर्शकों के सवाल थे उसका आप लोगों ने जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ये एक ऐसी बीमारी है कि कभी कभी माता पिता से भी बच्चों को होती है और बचपन से कभी कभी बीमारी आगे बढ़ के जाती है। इसके कई तरह के कारण होते हैं जो हमारे विशेषज्ञों ने आपको बताया। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।